आपको बता दूं दोस्तों, अभी मैं लाइव थी मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था जिसके कारण फिर मैं दोबारा से लाइव आई हूं। अभी भी मैं भवानीपुर में खड़ी हूं। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स भी जो है वो यहां से रवाना हो रहा है, कोलकाता पुलिस भी यहां पे, यानी कि कंटिन्यू इलेक्शन की ड्यूटी जो रहा ये काफ़ी टफ रहा। मगर सबसे मज़े की बात ये रही दोस्तों कि यहाँ पे हर बार की तरह 2021 का इलेक्शन को अगर देखें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के दरमियान ही टक्कर हुआ था, यानी सोपड़ा पूरे तौर पर साफ नहीं। दिगर पार्टी का सीपीआईएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए या अदर्स पार्टी बोलिए, इन लोगों का सोपड़ा जो है वो पूरे तौर पर साफ हो गया था। मगर इस बार जहां पे बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ आई है और बहुमत के साथ ही साथ आने के साथ ही साथ मैं आपको जो लाइव तस्वीर जो दिखा रही हूँ ये भवानीपुर का शुभेंदु अधिकारी के निकलने के बाद की तस्वीर है। अभी जस्ट शुभेंदु अधिकारी यहाँ से बैंड बाजा के साथ निकले हैं। यहाँ पे डीजे का भी इंतजाम किया गया है, यानी कि कांग्रेस इस बार जो है कांग्रेस के दो लोग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंड बाजे के साथ, यहाँ पे डीजे के साथ भवानीपुर का ये नज़ारा पूरे तौर पर खुशी में बदला हुआ है। और कुछ लोगों का जो ये रहा है परसेप्शन था कि भवानीपुर अगर जीतते हैं तो यानी कि ममता बनर्जी अभी जाके काउंटिंग कंप्लीट हुआ और अभी अनाउंसमेंट हुआ कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी जो है वो 15,114 वोट से लीड कर विनर हुए हैं। मगर 7 बजे ममता बनर्जी का काउंटिंग सेंटर छोड़ के निकलना ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था कि इस तरह से अगर ममता बनर्जी अगर काउंटिंग सेंटर छोड़ करके अगर निकलती हैं तो इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी पहले ही इस चीज़ को समझ ली थी कि यहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो हार रही हैं। यही वजह है कि वो यहाँ से 7 बजे के करीब ही यहाँ से काउंटिंग सेंटर को छोड़ करके निकलती नजर आई। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार जो है कांग्रेस का 2 सीट आना, सीपीआईएम का, आईएसएफ का, यानी दिगर जो अपोजिशन पार्टियां थी वो लोग जो आकर के वो उन लोगों का जो खाता खुला है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वो पूरे तौर पर डिक्टेटरशिप की तरह चलाती नजर आई थी और लोग जो है वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दूसरी पार्टी वो जन्म ले। यहाँ पे सिर्फ भाजपा ही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कि जीत करके भी ये जीत का आंसू है क्या? ये जीत का आंसू है भैया, ये जीत का आंसू है भैया, जीत का आंसू है। बहुत कुछ खोया है, बहुत खुशी हो रही है। तो ये इतना क्यों रो रहे हैं? लोग बहुत कुछ खोए, अच्छा, बहुत कुछ खोए। बहुत कुछ खोया। अब पाएंगे अब आप लोग पाएंगे? पाने का कुछ नहीं है, बंगाल का जनता के लिए। तो आप देख रहे हैं, आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्यों आप इतना रो रहे हैं? ये खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है ये बहुत कुछ खोए इस जीत के लिए। इस जीत के लिए बहुत कुछ खोया है हम लोग, बहुत कुछ खोया है। अब आप लोगों को ये है यकीन है हमारा हिंदू धर्म एक हुआ है और ये पता चला है पूरा भारत को पता चला है कि आज हिंदू धर्म क्या कर सकता है। जिस तरह के एक सांप्रदायिक पूरा बंगाल को तोड़ के रखने का कोशिश किया था वो टूट गया। आज पूरा हिंदू ने एक होकर हिंदू धर्म को बचा लिया। बहुत तकलीफ हुआ। पब्लिक ने 1 सेकंड का उत्तर दे दिया। हाँ, 1 सेकंड का उत्तर दे दिया। अब आप लोगों को जवाब, इतनी खुशी का जो रिजल्ट मिला है, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। आज पूरा पब्लिक का महक देखिए। आज पब्लिक पूरा राम नाम में मैं हो गई है। हमारा भाई आज खुशी का आंसू रो रहा है। बहुत तकलीफ किया मेरा भाई, हम लोग पर बहुत टॉर्चर हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नौजवान जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ खोया है इन लोगों ने। इस तरह की बातें भी कही जा रही है। कुछ और भी भाइयों से बात करेंगे। आप देखें यहाँ पे क्या कहेंगे? आज खुशी के आंसू भी देखने को मिल रहे हैं। आज हम इतना खुश हैं कि आज हिस्टोरिकल विन है हमारे लिए। आज ये एक बात तो तय हो गया कि आज भारत और बंगाल दोनों उन्नति की ओर हम अग्रसर करेंगे और भगवान करे हम लोगों को दूसरे शहरों में नौकरी करने ना जाना पड़े। हम लोग अब
नौकरियां यही मिलेगी। जो आश्वासन हमको प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, वो आश्वासन को हम लोग अपने दिल से एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो जो नए नए रोजगार और नए नए अवसर हम सबको इस महोत्सव में हमको पर्याप्त हो और हम दिल से करते हैं जय श्री राम। आप देख रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, लोग खुशी के आंसू भी बह रहा है। यानी अगर तवक्को से ज्यादा अगर खुशी मिलती है और जिस भी चीज की उम्मीद ना हो वो अगर मिलती है तो अब इसलिए आंखें नम होती है। आज वही नजारा जो है भवानीपुर में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको जो लाइव तस्वीर जो मैं दिखा रही हूँ वो भवानीपुर की लाइव तस्वीर है। भवानीपुर के साथ ही भवानीपुर की ये लाइव तस्वीर है। आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात भी करूंगी मैं, ममता बनर्जी को जो दिया, कुछ लोगों से बात भी करूंगी। क्या क्या कहेंगे दादा, जीत का ये गला भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? आज जो खुशी है ना, 15 साल का जो परिश्रम था, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल को कई सालों का वनवास मिला था। आज उस वनवास से मुक्ति हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे श्रमिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में और हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में और समस्त बंगाल के नेतृत्व में और दिल्ली से हमारे सुनील बंसल जी और दिल्ली की पूरी टीम, मंगल पांडे जी, भूपेंद्र यादव जी, विप्लव देव जी, असंख्य कार्यकर्ता जिन्होंने मैदान में अपना एक एक पल खपाया है इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को जीने के लिए। आज जो हमारा सपना, हमने जब विनिंग सर्टिफिकेट शुभेंदु दा का लिया, हमें खबर हो गई थी कि हम लोग 208 सीटों पे जीत रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उसके गढ़ में हराना ये हम लोगों का जीवन का बहुत बड़ा सपना था। और आज हमने ममता बनर्जी को काउंटिंग हॉल में जिस असहाय परिस्थिति में देखा, इससे दिल खुश हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने कितनी माओ बहनों, माँ बाप भाई, कितने असंख्य लोगों के आंख के जो आंसू, उसका आज हमने हिसाब लिया है। वो आंसुओं के एक एक बूंद का आज हिसाब हुआ है जब हमने पश्चिम बंगाल में ये गेरुआ आंधी उड़ाया और इस आंधी में तृणमूल कांग्रेस का वो घास फूल उड़ के साफ हो गया। खुशी सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को हरा कर हो रही है या बंगाल को जीत कर? देखिए, बंगाल को जीतना हर भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत केसरी, जिन्होंने सपना देखा था कि भारत में एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान होगा, वो सपना कश्मीर से शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल में पूरा हुआ। हमने बोला था कि पश्चिम बंगाल की धरती, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू हार्टलैंड के हिसाब से पाकिस्तान के जबड़े से छीन के लिया था, पिछले 70 सालों में कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस ने मिलके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति में फंसा के सारे भारत में बांग्लादेश से जो है लगातार घुसपैठ कराई और सारे भारत में और सारे भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुस के बैठे हुए। उसके पीछे सबसे बड़ा जो मूल कारण है ये तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद में सीपीएम और उसके आगे कांग्रेस। तो आज ये 3 असुर शक्तियों से मुक्ति पाके हमने अंग बंग और जो तीसरा जो हमारा सपना था जो भाजपा का, वो पश्चिम बंगाल को लेके हमने देखा था, वो आज हमारा सपना पूर्ण हुआ। दादा आप तो काफी सुरपो नाका का नाक काट के आज इधर से हम लोग भगाए, और क्या बोले। आपको तो एक उम्र गुजरा होगा पॉलिटिक्स को देखते देखते, क्या लग रहा है, क्या ये बदलाव की उम्र? ये बहुत जरूरी था, খুব দরকার ছিল, খুব দরকার ছিল। এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে আজকে যদি বিজেপি না আসতো তাহলে আজকে আমরা পশ্চিম বাংলা থেকেই হয়তো ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। একদমই সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন এই মহিলা, মানে যে জায়গায় আমরা গিয়েছিলাম রাজ্যটা সেই জায়গাতেই করেছে, যেখানে জজেদের ধরে পেটায়, জজেদের আটকে রাখে, সাধারণ মানুষ কি হতে পারে। আর এর বেশি আর তো কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, এই অভয়াকে নিয়ে যা কাণ্ড উনি করলেন,
এরপরে ওনার তো লজ্জা উচিত ছিল যে যদি সামান্যতম থাকতো তাহলে উনি সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকে রিজাইন করতেন। আজকে প্রত্যেকের ঘরে মা বোন সব আছে, চাকরি বাকরি তো ছেড়ে দিলাম, এটা তো একটা ওল্ড এজ হোম হয়ে গেছে স্টেটটা আমাদের। ओल्ड एज होम है একদমই কটা ঘরে কটা লোক এখানে চাকরি করে দেখুন, 90% বাঙালির ঘরে ঘরে সব, প্রত্যেকের ঘরে সব বাইরের স্টেটে। তাহলে এখুনে আবার ভাজপা সরকার আসছে, তাহলে কি চাকরি পাবে এখানে? চাকরি হবে এখানে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে যেটা এখানকার ল অ্যান্ড অর্ডারটাকে রেস্টোর করা, এখানকার যে বেসিক জায়গাগুলো সেগুলোকে রেস্টোর করা, এডুকেশন, হেলথ। মোদিজি তো আজকেই ডিক্লেয়ার করেছেন ওই আয়ুষ্মান ভারত কার্ড এক্ষুনি চালু করবে। তারপরে আর যাগুলো আছে দরকার সেগুলো বেসিক, যেগুলো ল অ্যান্ড অর্ডার, এই কেস যত এরা চুরি চামারি করেছে, টাকার তো হরিণ লুট হয়েছে। বাজেটে যে অবস্থা ফান্ডের করে গেছে, স্টেট গভর্নমেন্টের যে ফান্ড, সে তো নিঃস্ব হয়ে গেছে সব। এই সবগুলোকে তো আস্তে আস্তে করে যেটা আমরা মানে খুবই আশা করে আছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাপোর্ট ছাড়া তো হয় না। এই ডবল ইঞ্জিন সরকার যেটা খুব দরকার, খুব দরকার। धन्यवाद। तो डबल इंजन सरकार की यहाँ बंगाल में बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पे के लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर नहीं होती तो इस तरह का जो रिजल्ट जो है वो हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि राम को वनवास के लिए 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। इस तरह की बातें भी कही जा रही है। मगर पश्चिम बंगाल में भाजपा को यहाँ पे कदम जमाने के लिए तक 15 साल से ये कंटिन्यू, खासतौर से जब बीजेपी टीएमसी की सरकार आई, इससे पहले भी ये कोशिश में लगे हुए थे। मगर फिर भी यहाँ पे जब टीएमसी की सरकार आई है तब से और ज्यादा कोशिश में लगे रहे। हालांकि आपको बता दूं कि जमीनी अगर सतह की अगर बात करें तो लगातार ऑपोजिशन इस बात पर भी सवाल उठाता आया कि जिस तरह से ऑपोजिशन का सोपड़ा जो है वो पूरे तौर पर साफ किया जा रहा था, ऑपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ममता बनर्जी, आज उसका भी नतीजा जो है कहीं ना कहीं टीएमसी को मिला है। क्योंकि लगातार आम पब्लिक की अगर बात करें या जनता की बात करें तो जमीनी सतह के जो लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। और वो लोग हमेशा से, क्योंकि ये भी हकीकत है कि कहीं ना कहीं टीएमसी में जिस तरह से करप्शन की जो बात बार बार उठ रही थी कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, यानी उनके ही लोग, ममता बनर्जी के लोग ही जो है वो करप्शन में मुलविस रहे, मगर उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा। वो चाहे ज्योति प्रियो मल्लिक हो, फराद हकीम हो या दीगर लोग भी हो, इस तरह से एक्शन नहीं लेना भी कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बन गया। और आज वो तमाम चीजों का, ये मशीन का खेल है या किस चीज का खेल है, ये अलग मुद्दा है। मगर फिलहाल आपको बता दें कि जब जमीनी ग्राउंड पर जब बातचीत हो रही थी, जब एसआईआर के नाम पर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और एसआईआर के नाम पर 27 लाख लोगों का नाम कटना, ये और बात रही कि कुछ लोगों को, कुछ एक समुदाय के लोगों को ज्यादा टारगेट किया गया। मगर उसके बावजूद भी लोग ये सोच रहे थे कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो एसआईआर के खिलाफ हो रहा है। हालांकि ये हकीकत भी है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज जिस स्टेट में बढ़ता है उस स्टेट में सत्ता जो है वो सरकार जो है वो पलटती है, यानी दूसरी सरकार के आने की उम्मीद होती है। यही वजह है जो यहाँ पे बंगाल में भी जब वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता हुआ नजर आया था तो लोग ये परसेप्शन कर रहे थे, ये सोच में थे कि यहाँ पे ये एसआईआर के खिलाफ ये वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। मगर अब देखने को मिला कि ये एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ, करप्शन मुक्त के खिलाफ जो है ये वोटिंग दिया गया है, जनता दी है। जिस तरह से भाजपा जो दावेदारी कर रही है और लगातार भाजपा वर्कर या भाजपा के नेता जो है वो लोग भी लगातार दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो होना चाहिए था बंगाल में वो नहीं हो पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट का बेतहाशा यहाँ पे आप देखें कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ था। अब जो है भाजपा सरकार बंगाल में आ रही है और इस तरह की उम्मीद लगा रही है कि अब बंगाल के जो लोग है, खासतौर से युवा, वो जो है वो दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री जो है वो रोजगार के लिए नहीं जाएंगे, उन्हें दूसरी कंट्री जाना नहीं पड़ेगा। हालांकि जो दूसरे स्टेट में जो देखा गया है, ये और बात रही है कि बंगाल में बेशुमार जो लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग जो है बंगाल में रोजगार हासिल करने के लिए आए हैं। मगर यहाँ के सबसे ज्यादा, चाहे यहाँ बंगाल बोलिए या बिहार बोलिए, ये दो स्टेट के सबसे ज्यादा जो युवा है वो बेरोजगार
बेरोजगार होने के कारण रोजगार की तलाश के लिए या तो दूसरे स्टेट का सफर करते हैं या दूसरी कंट्री का, जिससे उन्हें कभी जबान के नाम पर उन्हें हैरेसमेंट किया जाता है तो कभी एजुकेशन के नाम पर इस तरह के हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी जो भाषण रहा है, चुनावी भाषण में जिस तरह से सरकार बनाने के लिए बेशुमार चुनावी भाषण दिए गया कि बंगाल अनएम्प्लॉयमेंट का जो हब बन गया है इसे एम्प्लॉयमेंट में तब्दील किया जाएगा। महिलाओं के सुरक्षित के लिए जो बात कही गई थी कि यहाँ पे अब लोग जो है आराम से महिलाएं जो है उन्हें रोजगार पे आया, लक्ष्मी भंडार के एवज में 3,000 रुपए दिया जाएगा। यानी लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर अगर भाजपा सरकार आती है तो 3,000 रुपए दिया जाएगा। और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर पर की भी बात खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और जब बंगाल में जब योगी आदित्यनाथ सीएम जब आते हैं तो वो भी यहाँ पे इस तरह की बातें कहते हुए सुने गए कि यहाँ पे जो लोग जो है यहाँ जो करप्शन की जो सरकार है, खास तौर से बुलडोजर जो चल रहा है, जब बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, आपको दिखा रही हूँ, ये अभी जो है यहाँ से शुभेंदु अधिकारी जो है वो रवाना हुए हैं, अभी यहाँ से रवाना हुए, यानी पूरा कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी गाड़ियाँ जो है वो निकली है, अभी बहुत स्पीड में निकल रही है। अभी भी लोग, अभी भी उनके साथ जो लोग हैं, यानी कि अभी भी जो बीजेपी यहाँ पे जो जश्न मना रही थी वो लोग अभी भी निकल रहे हैं। जो गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पीछे से जो गाड़ियाँ जा रही है, इस तरह से शुभेंदु अधिकारी अब भवानीपुर को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भवानीपुर से रुखसत हो रहे हैं। और देखिए कि लोग जो हैं वो कार में भी अगर बैठे हैं तो जश्न का परचम लहराते हुए, यानी जश्न के नाम पर भाजपा का झंडा लहराते हुए इस तरह से जा रहे हैं। भवानीपुर में जो नज़ारा अभी भी देखने को मिल रहा है, कुल मिलाकर भवानीपुर की अगर बात करें तो भवानीपुर में बहुत ही अलग नज़ारा जो है। आप देखिए कि यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, यानी हर गाड़ी जो है वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरे आप बंगाल में यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जय श्री राम का नारा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पे अब सरकार तो भाजपा की बन रही है, मगर अब एम्प्लॉयमेंट और जितने सारे चुनावी भाषण जो दिए गए थे उसमें कितना ज़्यादा भाजपा जो है वो सक्सेस हो पाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 मई तक जो है ये लास्ट है सीएम पद के लिए, क्योंकि सीएम का जो ये होता है डेट जो होता है वो 7 तारीख तक ही है, 7 मई तक है। ऐसे में अब बंगाल में सीएम फेस कौन बनेगा भाजपा के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दूं कि पहली पसंद जो है सीएम फेस के लिए शुभेंदु अधिकारी को माना जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वो बंगाल का बेटा है और बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। मगर वहीं एक नाम वो भी आया है कि जहां पे राज बिहारी के जो कैंडिडेट रहे भाजपा के कैंडिडेट, उनका भी नाम, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो दोस्त माने जाते हैं, इसलिए भी ये 2 फेस अभी सबसे ज्यादा चर्चित में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जो है वो किसी सीएम फेस को यहाँ पे ये करती है, सेट करती है, क्योंकि ये भी देखने वाली बात होगी कि जिसे ज्यादा माना जाता है या जिसका डिमांड किया जाता है, भाजपा जो है उसे नहीं बनाकर किसी ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उतारती है कि जो किसी ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उतार कर पब्लिक को जो है पूरे तौर पर सरप्राइज कर देती है, पब्लिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो बंगाल में भी ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जो है भाजपा यहाँ पे भी कुछ सरप्राइज देने जा रही है या फिर सीएम फेस के लिए शुभेंदु अधिकारी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कौन बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज होकर निकली है और टीएमसी पार्टी ऑफिस के बाहर जिस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो है वो सक्सेस तो हुए मगर जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं। और यहाँ सवाल ये भी हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी
खुद दोबारा चुनाव लड़ेंगी किसी, क्योंकि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी एक तरफ जहाँ नंदीग्राम से जीत हासिल किया है, वही भवानीपुर से, यानी ये दोनों सीट जो है वो शुभेंदु अधिकारी के लिए करामत साबित हुआ और ये विनर हुए हैं। ऐसे में 2 सीटों पर रहना इनके लिए भी कानूनन अगर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्हें एक सीट पर ही इन्हें एक सीट पर ही रहना पड़ेगा, या वो भवानीपुर में रहे या वो नंदीग्राम में। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन सी सीट से शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी रिजाइन देंगे, और क्या सीएम ममता बनर्जी जो है वो कौन सी सीट से फिर चुनाव लड़ करके वो क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आएंगी सामने या नहीं आएंगी। इन तमाम चीजों पर सर्च टीवी 24/7 की नजर बनी रहेगी। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कुछ ऐसे गाइडलाइन है जो कि 10% वोटिंग भी होना चाहिए, 10 सीट के साथ ही 10% सीट भी चाहिए, और 10% सीट के साथ ही साथ कुछ ऐसे उस हिसाब से 30 सीट होना जरूरी था। मगर अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी का फेस सामने आता है, या फिर अदर्स लोगों को बनाती हैं, या फिर अभिषेक बनर्जी बनेंगे, या फिर कोई अदर्स बनेंगे। ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर वो खुद चुनाव लड़ करके नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सामने आएंगे। ये तमाम यानी कि इस बार जो है बिहार के लिए, यानी कि इस बार जो है वो बिहार की तरह बंगाल की सियासत भी पूरे तौर पर घूम चुकी है, यानी कि वो जो दायरा जो होता है वो पूरे तौर पर लट्टू की तरह वो चकरा गया है, और जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ अब बंगाल में हो चुका है। अब देख रहे हैं अभी भी लोग जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा भवानीपुर का। और साथ ही ज़रूरी बात ये भी है कि अगर अभिषेक बनर्जी को अगर बनते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर आते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, या तब जाकर वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और फिर उसके बाद जो है वो चुनाव लड़कर तब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आ पाएंगे। मगर ये कितना हद तक का मुमकिन होगा, ये इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल जो है बंगाल की सियासत भी जो है वो पूरे तौर पर करवट ले चुकी है, और इस करवट में और इस आंधी में कितने लोग जो हैं वो बह चुके हैं, और कितने लोग और नए चेहरा जो है। और ये 4 तारीख के बाद, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 4 तारीख के बाद उन तमाम लोगों को लटका कर वो सज़ा दी जाएगी, लटकाया जाएगा, लटका कर सज़ा दी जाएगी। यानी कि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आरोप प्रति आरोप जो लग रहा था, जवाबी हमला हो रहा था एक तरफ, जहां अमित शाह जी ने कहा, वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि 4 तारीख के बाद अगर 12 बजे तक अगर हिम्मत है तो आप बंगाल में रहें। मगर यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा जो है वो सरकार बना चुकी है, और 4 तारीख के बाद किस किस को भाजपा लटकाने जा रही है बंगाल में, और किस किस को सज़ा दी जाएगी। इन तमाम खबर के लिए, इन तमाम चीज़ों पर सर्च टीवी 24 और खास तौर से बंगाल की जो जनता है वो ज़्यादा परेशान है, वो ज़्यादा हैरान है कि कहीं यूपी और बिहार की तरह यहाँ भी बुलडोज़र ना चले। इस चीज़ का भी खतरा मंडरा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सरकार सत्ता में आती है तो क्या नज़ारा लेकर आएगी, किस तरह से, क्या आम जनता परेशान होगी, क्या आम जनता के लिए ये सरकार बनेगी, या आम जनता के साथ ये सरकार होगी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक से बढ़कर एक सवाल जो है वो उठ रहा है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि बंगाल पूरे तौर पर घूम चुका है, सियासत घूम चुकी है, सियासत पूरे तौर पर करवट ले चुकी है। अब ये करवट कितना रंग लाएगा, और आने वाले चुनाव के लिए 2029 के लिए कौन जो है वो सेंट्रल में
माफ कीजिएगा कि यहाँ बंगाल इस बार का चुनाव के बाद 29 के चुनाव पर जो लोगों की नजर रहेगी, सेंट्रल में कितना ज्यादा ये चुनाव का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ के चुनाव के बाद ही बात आप देखें कि सब लोग जो है जय श्री राम का नारा, यहाँ के चुनाव के बाद ही यूपी का चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद जो है फिर आप यहाँ देखें कि दिसंबर में काउंसलर का चुनाव भी बंगाल में होने जा रहा है। यानी टोटल कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2029 पर भी नजर रहेगी कि 2029 में इन तमाम चीजों का, खास तौर से इस बार के चुनाव के रिजल्ट का कितना इफेक्ट पड़ेगा 29 के चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत और सच टीवी 24/7 को इसी तरह के न्यूट्रल खबर के लिए सपोर्ट करते रहिए। आप भी अगर पॉलिटिक्स में अगर अपना रुझान रखते हैं और आप क्या सोचते हैं बंगाल के पॉलिटिक्स पर, कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।